नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमने 18वें लेसन के कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे जिनमें तेल उत्पादक पादपों के बारे में पढ़ा था। जो साथी नए जुड़े हैं वे हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम रेशे उत्पादक पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशे उत्पादक पादप। हाँ जी, विभिन्न प्रकार के जो रेशे हैं वो पादपों के द्वारा बनाए जाते हैं। रेशे कहाँ से बनाए जाते हैं? पादपों के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर हम रेशों के प्रकार की बात करें तो पादपों के विभिन्न भागों से प्राप्त किए जाने वाले रेशे उत्पत्ति एवं रचना के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। यानी पादपों के विभिन्न भागों से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं वे रेशे उत्पत्ति और रचना के आधार पे कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1, सतह रेशे। सतह रेशे यानी ये रेशे बीज या फलों की सतह से, किसकी? बीज की या फिर फलों की सतह से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कपास है, वो एक तरीके से सतह रेशा है। क्यों? कैसे है? क्योंकि ये बीज की सतह से प्राप्त किया जाता है। दूसरी रेशे का प्रकार देखें तो उसे मृदु या स्तंभ या बास्ट रेशे कहते हैं। मृदु, स्तंभ या बास्ट रेशे। ये जो रेशे हैं वे द्विबीज पत्रियों के, द्विबीज जो पत्री हैं उनके स्तंभ के फ्लोयम, स्तंभ के फ्लोयम एवं परिरंभ से प्राप्त किए जाते हैं। ये जो मृदु स्तंभ या बास्ट रेशे हैं वे द्विबीज पत्री पौधों के तने के फ्लोयम या परिरंभ से प्राप्त किए जाते हैं। ये जो रेशे हैं ये दृढ़ीकृत कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो जूट, सन, पटसन, ये किस प्रकार के रेशे हैं? मृदु स्तंभ या बास्ट रेशे। थर्ड टाइप का अपन देखें तो उन्हें कहा जाता है कड़े या पर्ण रेशे। ये थोड़े टाइट होते हैं, इनको कड़े या फिर पर्ण रेशे कहते हैं। पर्ण रेशे, हाँ जी। ये रेशे एक बीज पत्री पादपों की पर्णों से प्राप्त होते हैं। किससे? एक बीज पत्री पादपों की पर्णों से प्राप्त होते हैं। जैसे हम बात करें मूंज। मूंज एक बीज पत्री होता है और उसकी पर्णों से मूंज का जो रेशा है वो प्राप्त किया जाता है। A.F. हिल जिन्होंने इकोनॉमिक बॉटनी नामक पुस्तक लिखी, A.F. जो हिल नामक वैज्ञानिक हैं इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी? इकोनॉमिक बॉटनी जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में उपयोगिता के आधार पर, किसके आधार पे? उपयोगिता के आधार पे पादप जो रेशे हैं इनको 6 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा। A.F. हिल ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक बॉटनी में पादप रेशों की उपयोगिता के आधार पे उन्हें 6 भागों में बांटा। पहला जैसे हम टाइप पढ़ें तो वस्त्र रेशे, उपयोगिता के आधार पे पढ़ रहे हैं। ये प्राप्त होने के आधार पे थे, ये उपयोगिता के आधार पे। हाँ भाई, वस्त्र रेशे यानी वे रेशे जो कपड़े,
जो कपड़े, रस्सियाँ, बोरियां, सूतली बनाने के काम आते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? कपड़े, रस्सी, बोरी, सूतली बनाने के काम आते हैं, उन्हें हम वस्त्र रेशे कहते हैं। जैसे कपास है, जूट है, सन है, ये रेशे वस्त्र रेशे कहलाते हैं। दूसरे रेशों का प्रकार होता है जिसे हम कुर्च या ब्रुश रेशे कहते हैं। कुर्च या फिर ब्रुश रेशे, यानी ये रेशे झाड़ू या ब्रुश बनाने के काम आते हैं। क्या बनाने के? झाड़ू या फिर ब्रुश बनाने के काम में आते हैं। जैसे खजूर की पत्तियां, खजूर की पत्तियां कौन से में आती हैं? बुर्च या ब्रुश रेशे, कुर्च या ब्रुश रेशे। तीसरा टाइप आता है गूंथने या खुरदरे बुनने वाले रेशे। गूंथने या फिर खुरदरे बुनने वाले रेशे, यानी ये टोकरियां, चटाइयां, कुर्सियां, टोकरी, चटाई, कुर्सी, ये बनाने के काम में आते हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल इसका, बांस है, वो गूंथने या खुरदरे बुनने वाले रेशों में आता है, जिससे टोकरी, चटाई ये बनाने में काम लिया जाता है। चौथे प्रकार के होते हैं जिनको हम भराव रेशे कहते हैं। भराव रेशे, यानी ये रेशे हैं वो तकिए, गद्दे आदि भरने के लिए काम में लिए जाते हैं। तकिए, गद्दे, रजाइयाँ ये भरने के काम में लिए जाते हैं। जैसे कपास, रुई काम में ली जाती है। इसके अलावा मदार, सेमल, नारियल का जो कोयर रेशा है, वो बेड के जो गद्दे हैं वो भरने के लिए काम में लिया जाता है। पांचवें प्रकार के जो हैं जिनको हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं, यानी ये रेशे सीधे ही शरीर को ढकने के काम आते हैं। सीधे ही शरीर को ढकने के काम आते हैं। जैसे हम बात करें एक पत्र सहतूत, इसकी छाल से टापा नामक वस्त्र बनाया जाता है। इसकी छाल से कौन सा वस्त्र बनाया जाता है? टापा नामक वस्त्र बनाया जाता है। इस टापा वस्त्र है, ये सीधा शरीर को ढकने के काम में लिया जाता है। छठा जो प्रकार है जिसको हम कागज बनाने वाले रेशे कहते हैं। कागज बनाने वाले रेशे, हाँ जी, ये जो रेशे हैं वो कागज, कार्डबोर्ड, कागज, कार्डबोर्ड वगैरह बनाने के काम में लिए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा बांस, नीलगिरी, सफेदा आदि। इस तरह A.F. हिल ने जो उपयोगिता के आधार पे पादप रेशों को 6 भागों में बांटा था। वस्त्र रेशे वस्त्र बनाने के काम में आएंगे। कुर्च या ब्रुश रेशे झाड़ू ब्रुश बनाने के काम आएंगे। गूंथने या खुरदरे बुनने वाले ये टोकरी, चटाई, कुर्सी बनाने के काम आएंगे। भराव रेशे तकिए, गद्दे, रजाई ये भरने के काम में आएंगे। और प्राकृतिक रेशे ये शरीर को सीधा ढकने के लिए काम में लिए जाते हैं। और कागज बनाने वाले रेशों से कागज, कार्डबोर्ड वगैरह बनाए जाते हैं।
अब हम इस जो अध्याय है इसके अंदर जो रेशे उत्पादक पौधे पढ़ रहे हैं, इनमें पहला रेशे उत्पादक पौधा पढ़ेंगे मूंज। मूंज जिसको भाई वानस्पतिक नाम क्या दिया गया है? वानस्पतिक नाम एरिएंथस मुंजा। एरिएंथस मुंजा, एरिएंथस मुंजा इसका क्या है? वानस्पतिक नाम है। इसका पर्याय नाम अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है? सेकेरम मुंजा। सेकेरम मुंजा, एरिएंथस मुंजा, या फिर पर्याय नाम क्या हो जाएगा? सेकेरम मुंजा। इसका कुल ग्रेमिनी, कुल कौन सा है? ग्रेमिनी। और स्थानीय नाम अगर आपसे कोई पूछे तो हम स्थानीय भाषा में इसको मूंज या फिर सरकंडा बोलते हैं। सरकंडा, मूंज या फिर सरकंडा। हाँ भाई, रेशा प्राप्त करने के लिए अगर आपसे कोई पूछे उपयोगी पादप भाग, तो उसका उपयोगी पादप क्या है? पर्ण। पर्ण इसका उपयोग, यानी पर्णों से जो मूंज है वो प्राप्त की जाती है। हाँ भाई, जो मूंज है या सरकंडा है, यह एक कैसा पौधा है? एक बीजपत्री बहुवर्षीय घास है जो रेतीले आवासों में उगती है। कहाँ पे पाई जाती है? यानी रेतीले, जैसे हम बात करें राजस्थान का जो इलाका पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पे ये बहुतायत में पाया जाता है। वर्षा ऋतु में ये हरा, लेकिन शीत ऋतु के अंत में ये पर्ण विहीन हो जाता है। वर्षा ऋतु में हरा भरा हो जाता है, लेकिन जो शीत ऋतु है उस समय ये पर्ण विहीन हो जाता है, यानी इसकी पत्तियां हैं वो सूख करके गिर जाती हैं। इसका तना अशाखित, यानी कोई शाखाएं नहीं होती, चिकना, ठोस और पर्ण संधियों युक्त होता है। जैसे गन्ने पे गांठें पाई जाती हैं, ऐसे ही इसके तने के ऊपर, जैसे ये तना है, इसके ऊपर ऐसे यानी संधि युक्त होता है, पर्व संधियां पाई जाती हैं। तने, ये जो तना है, इस तने से मुड्डे यानी बैठने के लिए मुड्डे वगैरह बनाए जाते हैं। अगर इससे बात किया जाए रेशा, तो रेशा मध्य शीत ऋतु में इसे काट करके इसके बंडल बना लिए जाते हैं, फिर सूखने पर पत्तियों को अलग कर बंडल के रूप में बांध लेते हैं। जैसे पत्तियां इसके ऊपर ऐसे पत्तियां पाई जाएंगी इस तने के ऊपर, उन पत्तियों को अलग कर लिया जाएगा और अलग करके, जैसे ये पत्तियां इनको अलग कर लिया, अब इनका एक बंडल बांध लेते हैं, बंडल बांध लेते हैं और फिर लकड़ी के हथौड़े से इनको पीट पीट करके क्या किया जाता है? मूंज नामक रेशा प्राप्त किया जाता है। गाँव में ये बहुत ज़्यादा वो देखने को मिल जाएगा कि इसमें क्या है, पत्तियों को इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके लकड़ी के हथौड़े से इसको पीट पीट के और इसको बारीक कर लिया जाता है और मूंज नामक रेशा इससे प्राप्त कर लिया जाता है। यह रेशा खुरदरा और मोटा होता है। इससे पतली रस्सियां बनाई जाती हैं। रस्सियों से चारपाई और चटाई जैसे अनेक कार्य किए जाते हैं। ये मूंज के बारे में था। ध्यान रखना, ज्यादातर पूछता है मूंज का वानस्पतिक नाम, पर्याय नाम, कुल पूछ लेता है, उपयोगी पादप भाग पूछ लेता है, या इससे जो रेशा है वो किससे प्राप्त किया जाता है। आप कहोगे कि भाई पर्णों को लकड़ी के हथौड़े से पीट करके बारीक करके मूंज नामक रेशा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, दूसरा पौधा आता है रेशे उत्पादक पौधे का, जिसको हम कपास, दूसरा क्या है हमारा? कपास।
अगर इसका पूछे आपसे वानस्पतिक नाम, तो कपास की बहुत ज़्यादा वैरायटी आती हैं। तो गोसिपियम प्रजातियां, इसका वंश क्या है? गोसिपियम जो प्रजातियां हैं, यानी गोसिपियम की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? गोसिपियम प्रजातियां। कई प्रजातियों के बारे में अपन यहाँ पे भी अध्ययन करेंगे। इसका कुल अगर आपसे पूछे तो कुल हो जाएगा मालवेसी। कपास का कौन सा कुल है? मालवेसी। उपयोगी पादप भाग, यानी रेशे के लिए कौन सा उपयोगी पादप भाग है? रेशे हेतु, रेशे हेतु उपयोगी पादप भाग क्या हो जाएगा? बीज चोल पे स्थित सतह रेशे, यानी बीज चोल पर स्थित सतह रेशे। देखा होगा बिनोले होते हैं, बिनोले, इनके ऊपर इस तरह से चारों तरफ रेशे लिपटे रहते हैं। इन रेशों को क्या कर लिया जाता है? अलग करके और ये कपास रेशा प्राप्त किया जाता है। कई बार पूछ लेता है कि कपास के लिए तेल हेतु उपयोगी पादप भाग, तेल हेतु कई बार ये भी पूछ लेता है, तेल हेतु उपयोगी पादप भाग, तो आप कह दोगे बीज, जिसको क्या बोलते हैं? बिनोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिनोला। अगर आपसे अब कपास की जातियों के बारे में पूछे, जैसे अपन ने कपास की जातियां लिखी हैं, कपास की जातियां, वैसे तो कपास की अनेक जातियां हैं। कपास की क्या है? अनेक जातियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से कपास की जो प्रजातियां, इनको 4 भागों में बांटा जाता है। कपास की बहुत ज़्यादा जातियां, मुख्यतया कपास की जातियों को 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 गोसिपियम हिरसुटम, हिरसुटम, गोसिपियम हिरसुटम, यानी इसकी उत्पत्ति अगर पूछे तो कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। गोसिपियम हिरसुटम की उत्पत्ति कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। इसे ऊपरी भूमिक कपास कहते हैं। ऊपरी भूमिक कपास कहा जाता है, इसे ऊपरी भूमिक कपास कहा जाता है। विश्व में यह सर्वाधिक बोई जाती है और इसका रेशा है वो बारीक, सफेद और लंबा होता है। सर्वाधिक ये बोई जाती है और रेशा कैसा है इसका? रेशा बारीक, सफेद और लंबा। दूसरी प्रजाति है गोसिपियम हर्बेशियम, गोसिपियम हर्बेशियम, यानी इसकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। कहाँ पे हुई? अफ्रीका में हुई। यह भारत, ईरान, चीन इनके अंदर बोई जाती है। अफ्रीका में तो इसकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई। और बोई कहाँ जाती है? भारत में, चीन में, ईरान के अंदर भी ये बोई जाती है। इसका रेशा मध्य गुणवत्ता का होता है। इसको उपम कपास भी कहते हैं, उपम कपास। इसको ऊपरी भूमिक कपास हिरसुटम को और हर्बेशियम को उपम कपास कहा जाता है। तीसरा है गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम आर्बोरियम। इसको हम देसी कपास भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? देसी कपास। इसको क्या क्या भी कहा जाता है? देसी कपास भी कहते हैं।
इसकी जो उत्पत्ति है वो इंडो चाइना में हुई। इंडो चाइना के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई। इसका रेशा कैसा होता है? मोटा और छोटा होता है, यानी ये कम गुणवत्ता वाली होती है। चौथा जो टाइप है गोसेपियम बार्बेडेंस। गोसेपियम बार्बेडेंस, इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई भाई? ब्राजील के अंदर हुई। इसको ये तो उत्पत्ति होगी, इसको इजिप्शियन या फिर मिस्र कपास भी कहा जाता है। मिस्र कपास भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक श्रेष्ठ रेशे वाली कपास है, यानी इसका रेशा सबसे अच्छा माना जाता है। इसका जो रेशा है वो बनियान, होजरी के सामान, तौलिए, मुलायम वस्त्र आदि बनाने के काम में लिया जाता है। कपास की 4 जातियां हैं। गोसेपियम हिरसुटम, उत्पत्ति अमेरिका में हुई, ऊपरी भूमिक कपास कहा जाता है, सर्वाधिक बोई जाती है, रेशा बारीक, सफ़ेद और लंबा होता है। गोसेपियम हर्बेशियम, उत्पत्ति अफ्रीका में हुई, भारत, चीन, ईरान के अंदर बोई जाती है। इसे उपम कपास कहा जाता है और मध्य गुणवत्ता की कपास है। मध्य गुणवत्ता की कपास होती है। गोसेपियम आर्बोरियम, इसको देसी कपास कहते हैं। इंडो चाइना में इसकी उत्पत्ति हुई और रेशा मोटा और छोटा होता है। गोसेपियम बार्बेडेंस, उत्पत्ति ब्राजील में हुई। इसे इजिप्शियम या फिर मिस्र कपास के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक श्रेष्ठ रेशे वाली कपास है और इससे जो मुलायम वस्त्र वगैरह, तौलिए, बनियान, होजरी के सामान आदि बनाने के काम में लिया जाता है। कपास का जो पौधा होता है वो एक वर्षी, कैसा होता है? एक वर्षी और ऊर्ध्व शाखित यानी शाखाओं में बटा होता है ऊपर की ओर। और इसके जो पुष्प हैं उसमें असंख्य पुंकेसर होते हैं। इसके जो फल होते हैं उनको डोडी या बोल कहते हैं। हमारे इधर ग्रामीण भाषा में टीटा कहा जाता है। हाँ जी। इसके बीजों पर अतिवृद्धि के रूप में रेशा प्राप्त किया जाता है, जिसे लिंट या स्टेपल रेशा कहते हैं। रेशे का नाम क्या है? लिंट या फिर दूसरा नाम इसको दिया जाता है स्टेपल रेशा। लिंट या स्टेपल रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास से। हाँ जी। अगर हम कपास का उपयोग देखें, कपास किस किस में उपयोग ली जाती है, उपयोग की बात करें कपास के, तो कपास से रेशा और तेल दोनों प्राप्त होते हैं। रेशा, तेल दोनों प्राप्त होते हैं। रेशे द्वारा वस्त्र, होजरी के सामान वगैरह बनाए जाते हैं। इसके रेशे से कंबल, रस्सियां, फर्श, टायर आदि बनाने के लिए भी ये काम में लिया जाता है। अस्पतालों में जो रुई है वो अवशोषक एवं पट्टी बनाने के काम में ली जाती है। तेल निकालने के बाद, यानी बीज से तेल निकाल लेंगे, तेल निकालने के बाद जो खली बचेगी और उस खली का उपयोग पशु आहार के रूप में काम लिया जाता है।
नेक्स्ट रेशा उत्पादक पौधा हम पढ़ेंगे सन, या फिर इसको सनई भी कहते हैं, सनई, सन या फिर सनई। हाँ जी, इसका वानस्पतिक नाम क्रोटेलेरिया, क्रोटेलेरिया जनसिया। इसका कुल हो जाएगा लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी। उपकुल पेप्लियोनेटी, पेप्लियोनेटी। उपयोगी पादप भाग, उपयोगी पादप भाग क्या हो जाएगा जी? स्तंभ, फ्लोएम रेशे तथा परिरंभ रेशे। तने के स्तंभ से जो फ्लोएम रेशे हैं, फ्लोएम रेशे और परिरंभ रेशे, ये उपयोगी पादप भाग होता है। सन है वो रेशे और हरी खाद के लिए बोया जाता है। सन किसके लिए बोया जाता है? रेशे के लिए और हरी खाद के लिए बोया जाता है। इसकी उत्पत्ति का अभी कोई सही ज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक हैं जो इसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप को मानते हैं। यानी उत्पत्ति क्या मानते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप, इसकी उत्पत्ति मानते हैं। यह 1.5 मीटर के करीब लंबा 1 वर्षीय पौधा होता है। तने से क्या प्राप्त होता है? रेशा। तने से रेशा हटाने के लिए क्या किया जाता है? अपगलन विधि काम में ली जाती है। क्या किया जाता है? तने को, जैसे बहुत से पौधे उनको काट करके बंडल बांध लिया जाता है और इस बंडल को पानी के अंदर भिगो दिया जाता है। जैसे जोड़ पोखर होते हैं वहाँ पे पानी के अंदर इसको दबा दिया जाता है। पानी के अंदर क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। इसको अपगलन विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंदर क्या किया अपन ने? पौधे के बंडलों को 5 से 7 दिन के लिए जल में डुबोकर सड़ाया जाता है और सड़ाने के लिए जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, ये जीवाणु काम इनको सड़ाने का काम करता है। यानी कौन सा जीवाणु इनको सड़ाने का काम करता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम। ये जो जीवाणु है ये इनको सड़ाने का काम करता है। इसके बाद तने से रेशे को छील करके अलग करके और सुखा करके काम में ले लिया जाता है। रेशे से बोरियां, मछली पकड़ने के जाल, बोरी, मछली पकड़ने के जाल, मछली पकड़ने के जाल, सूतली आदि बनाए जाते हैं। अपरिपक्व रेशे से, अपरिपक्व जो रेशा है उससे सिगरेट का कागज एवं टिश्यू पेपर बनाए जाते हैं। टिश्यू पेपर, अपरिपक्व रेशे से टिश्यू पेपर बनाए जाते हैं। इनके जो पौधे हैं वो परिपक्व होने से पहले भाई एरो से काट करके हरी खाद के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। बीजों से क्या प्राप्त होता है? बीजों से गोंद प्राप्त होता है और गोंद का उपयोग छपाई उद्योग में किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। इस पाठ के आगे के टॉपिक हेतु हमारा अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।